Good morning, everybody. How are you? I hope you are healthy and happy at your place. Today we will be start our new chapter from your history textbook, chapter number 5, When People Rebel. Okay, जो कि रेफरेंस है 1857 एंड आफ्टर, यानी 1857 और उसके बाद का कुछ मोमेंट इसके अंदर दिया गया है। ये एक ऐसा पीरियड था व्हेन पीपल रेबल, जिस समय पीपल जो है वो कौन सी उसमें था, रेबल में था। आगे बात समझ में। तो उस समय जो पीपल जो था रेबल, यहाँ रेबल का मतलब जो है बागी, उग्रवादी, मतलब जब व्यक्ति जो है उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, एक अलग सा जो जोश था। तो 1857 यानी हमारे यहाँ पर आजादी के लिए 1857 की क्रांति जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये जो चैप्टर है वो 1857 के समय की और 1857 के बाद के समय की है, जब पीपल जो है, लोग जो है, उनमें क्रांति का इतना जुनून था कि वो बागी के रूप में दिखाई दिए। बागी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मरने और मारने को तैयार हो, वो कहलाता है बागी। ओके, इन दिस सीरीज आवर फर्स्ट व्यू पॉइंट इज, देखिए, पॉलिसीज एंड द पीपल। दिख रहा है फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को, पॉलिसीज एंड द पीपल। ओके, दिख रहा है। तो policies and the people. The policies of the East India Company affected life of king, queen, peasants, landlords, tribals, and the soldiers in many ways. ये कहता है ये जो पॉलिसीज थी, यानी अलग अलग प्रकार की पॉलिसीज समझते हो ना, तरीके, किस्म, नई नई स्कीम्स। तो इस पॉलिसीज के अंदर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए 1947 से पहले तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने हमारे भारत के ऊपर अपना राज्य जो है स्थापित कर, यानी अपना प्रभाव जो है वो बनाई हुई थी। हम लोग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल के अंदर जीवन यापन कर रहे थे। फिर एक लॉन्ग स्ट्रगल के बाद में 15 अगस्त 1947 को वी गेट फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल। आई बात समझ में? यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश, वी गेट फ्रीडम, हमें आजादी मिली फ्रॉम ब्रिटिश रूल, यानी जो अंग्रेजी जो शासन था, ब्रिटिश जो शासन था, उससे हमको मुक्ति मिली थी। लेकिन ये जो फ्रीडम है वो हमको ऐसे ही नहीं मिला था। इसके लिए बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए थे, बहुत सारे स्ट्राइक्स हुए थे, बहुत सारे मोमेंट हुए थे, बहुत सारे मार्चेस हुए थे, जिसका आगाज जो है वो 1857 से हुआ था। इसीलिए आज आपका चैप्टर जो पूरा लॉन्ग है वो है 1857 एंड आफ्टर 1857 का समय ऐसा था कि लोग जो है वो कंप्लीटली इस ब्रिटिश रूल से परेशान हो गए और उनमें अपने आप में एक ऐसा जुनून था कि अब हमें आजादी चाहिए। तो इस प्रकार की जो कंपनी का जो अफेक्टेड था वो, यानी कंपनी का जो प्रभाव था वो लाइक किंग एंड क्वीन, उस समय मोनार्ची सिस्टम हुआ करता था, राजा और रानी द्वारा हमारे अलग अलग पार्ट पर शासन किया जाता था। तो जो किंग और क्वीन जो थे उस पर ब्रिटिश जो रूल था, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, उसका काफी इफेक्ट था। पीजेंट्स का मतलब यहाँ किसान, किसान भी उसमें अफेक्टेड थे। लैंडलॉर्ड जमींदार वो भी अफेक्ट थे। ट्राइबल्स आदिवासी लोग, सोल्जर्स सैनिक, ये ऐसे लोग थे जो अलग अलग वे के माध्यम से अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उनका पर इफेक्ट बनाई हुई थी। फिर इन दिस सीरीज में हमारा सेकंड पॉइंट आता है नवाब। देखिए, नवाब लॉस देयर पावर। अब मैंने क्या बोला कि 1947 से पहले हमारे यहाँ पर मोनार्ची सिस्टम था। मोनार्ची का मतलब होता है राजतंत्रात्मक, ठीक है। अगर हम आज उसको कंपेयर करते हैं तो कौन सा सिस्टम है? प्रजातंत्रात्मक, यानी डेमोक्रेटिक। दोनों में डिफरेंसेस समझ में आया? डेमोक्रेटिक
ऑफ मोनार्ची। तो मोनार्च जो होता था उसके अंदर नवाब, किंग, क्वीन ये होते थे। तो जब 1947 से जब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार करने के माध्यम से पर्पज से जब हमारे देश में एंटर हुए, तब उन्होंने देखा कि यार ये देश तो काफी समृद्ध है, यहाँ तो धन धान्य है, काफी डेवलप, यहाँ पे सोना काफी है, यानी उससे पहले सोने की चिड़िया भी कही जाती थी। तब धीरे धीरे गवर्नमेंट ने, यानी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश जो रूलर्स थे, उन्होंने अलग अलग पॉलिसीज अपना करके इन सब पर, किंग, क्वीन, पीजेंट, लैंडलॉर्ड, ट्राइबल्स, इन सोल्जर, इन सब पर अपना इफेक्ट, अपना आधिपत्य जमा लिया। उसके जस्ट बाद में जो सेकंड पॉइंट आता है वो कहता है नवाब लॉस देयर पावर, और धीरे धीरे राजा नवाब जो है उनकी शक्तियां भी लूज, कम होती गई, घटती गई, है ना। कब हुआ? इन mid 18th century country, Nawab and Raja had gradually lost their authority and honor, their freedom reduced, armies disbanded, and their revenues and the territories take away. यानी कहते हैं कि जब मिड 18th सेंचुरी का जब समय चल रहा था, तो नवाब और राजा जो थे वो धीरे धीरे अपनी अथॉरिटी, अपनी शक्तियां, अपने सम्मान को खोते जा रहे थे, उनकी स्वतंत्रता समाप्त होती जा रही थी, उनकी आर्मी को धीरे धीरे रिड्यूस्ड, कम किया जा रहा था, उनके ऊपर रेवेन्यू और टेरिटरीज टैक्स भी की जाने लगी। यानी राजाओं पर भी, आपका इतना साम्राज्य है, आपके इतने साम्राज्य पे इतने एकड़ जमीन पर खेती होती है, आपके साम्राज्य में इतने एम्प्लॉयज है, इन सब पर कंपनी ने रेवेन्यू लगा दिया, और एक टेररिटी, एक आतंक सा जो एनवायरनमेंट था वो उस समय नवाबों के ऊपर था। Some ruling families like the Peshwa Nana Sahib, Rani Lakshmi Bai tried to negotiate with the company to protect their interests but were unsuccessfully. लेकिन ऐसे कई शासक थे जिसमें पेशवा नाना साहिब, रानी लक्ष्मीबाई, इसने बहुत कोशिश की कि वो जो कंपनी जो है उसको नेगेटिव करे, उसकी प्रोटेक्ट, यानी वो जो कंपनी जो उनके ऊपर थोप रही थी उसमें इंटरेस्ट ना ले, लेकिन बहुत अधिक कोशिश करने के बावजूद भी वो लोग जो है वो अनसक्सेसफुल रहे। आगे बात समझ में कि वह असफल रहे। अवध was the first imposed with the subsidiary alliance in 1801, यानी 1801, and then taken over by the company in 1856 on the practice of being the misgoverned। यानी अवध के अंदर सबसे पहले इम्पोज किया गया था सब्सिडायरी अलायंस, यानी 1801 के अंदर कुछ ऐसा डेयरी प्रोडक्ट के रूप में अलायंस किया गया था, जिसको टेकन ओवर द कंपनी ने अपनी, यानी जो प्रोडक्शन जो था उस पर भी कंपनी ने अपना आधिपत्य जमा लिया। वो समय था 1856 का। And planning to end the Mughal dynasty, the company removed the name of Mughal king from the coins minted by. In 1859, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Jafar, the current king, his family would be shifted out the Bradford. In 1856, the Governor General Lord Canning decided that the Bahadur Shah Jafar would be the last Mughal king, and after his death, his disconnected would be just called prince। देखिए, उसके बाद में ये प्लानिंग की गई किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा, कि मुगल जो डायनेस्टी है, मुगल जो साम्राज्य है उसको समाप्त कर दिया जाए, उसको रिमूव कर दिया जाए। मुगल किंग जो थे उनके नाम, जैसे पहले जो राजा होते थे बेटा, वो क्या करते थे, जिस भी साम्राज्य, चाहे वो मुगल का होता या वो किसी राजपूत होता या चोल वंश का होता, जिस भी वंश से डायनेस्टी जो होती थी, वो अपनी डायनेस्टी के सिक्के जो होते थे उनको टकसाल करवाती थी, यानी उनको ढलवाती थी। जब भी हम देखेंगे तो हर राजा के समय पर अलग अलग, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, ब्रॉन्ज है, इनमें अलग अलग प्रकार के जो सिक्के हमेशा बनाए गए। इसीलिए हमें पता लगता है कि किस
किस समय से लेकर किस समय तक कौन से राजा का साम्राज्य था, कौन सी डायनेस्टी थी। तो उन्होंने यानी जो ब्रिटिश जो गवर्नर जो थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई ये जो मुगल है, मुगल डायनेस्टी जो है उसको बिल्कुल रिमूव करना है, समाप्त करना है। उनके जो सिक्के वगैरह जो डलते थे उनको भी उन्होंने मेंटेन किया। ये समय था 1849 का। और गवर्नर जनरल डलहौजी जो थी उसने ये अनाउंस कर दिया, ये घोषणा कर दी कि जो बहादुर शाह जफर जो कि करंट शासक था उस समय का, उसकी डेथ यानी उसकी मृत्यु के बाद में उन्होंने मतलब ये जो लॉर्ड डलहौजी था उसने बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद में और मुगल साम्राज्य जो था उसके अंत का घोषणा कर दी गई। अब इस राजा से संबंधित जो फैमिली थी ये जाकर के शिफ्ट हो गई रेड फोर्ट, लाल किले के अंदर जाकर। आ गई बात समझ में? ऐसा क्यों था? क्योंकि उस समय ब्रिटिश राज जो था वो काफी शक्तिशाली था, उसके पास में अस्त्र शस्त्र सेना ये काफी डेवलप्ड थी, इसीलिए वो हमारे राजाओं पर आक्रमण करते और उन्हें हरा करके अपने उसमें मिला लेते। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मुगल को समाप्त कर देना है और बहादुर शाह जफर की मृत्यु के साथ ही अनाउंस कर दिया था डलहौजी ने कि भाई ये फैमिली जो है यानी मुगल जो है वो यहाँ से खत्म हो जाता है। और इस किंग से रिलेटिव जो उसकी फैमिली थी उसने रेड फोर्ट में जाकर के, लाल किले में जाकर के आश्रय लिया। लाल किला कहाँ है? न्यू दिल्ली। और इन 1856 1856 के अंदर गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग जो है उसने डिसाइड किया बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल। देखो ध्यान से सुनना, डलहौजी ने तो अनाउंस किया था इसकी मृत्यु के बाद कि मुगल खत्म, आगे बात समझ में। और 56 के अंदर कैनिंग यानी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने डिसाइड कर लिया कि बहादुर शाह जफर जो है वो लास्ट मुगल ऑफ किंग था। आफ्टर हिज डेथ, इसकी मृत्यु के बाद में डिग्डेंस वुड बी जस्ट कॉल्ड प्रिंसेस, यानी इस साम्राज्य से रिलेटिव कोई भी बंदा राजा के नाम से नहीं जाना जाएगा। वहां कंपनी ने अपना आधिपत्य जमा लिया। आया मजा? समझ में आया? फिर इन दिस सीरीज हमारा नेक्स्ट थर्ड टॉपिक आता है द पीजेंट एंड द शीपॉइज। दिख रहा है आप लोगों को? द पीजेंट एंड द शीपॉइज यानी किसान और सिपाही। पीजेंट्स का मतलब यहाँ किसान है, शीपॉइज यानी शीपॉइज का मतलब है सिपाही। तो मैनी पीजेंट्स एंड जमींदार, बहुत सारे किसान और जमींदार, ओके, इन रूरल एरिया जो कि ग्रामीण क्षेत्र से थे, were unable to pay back loans taken from the money lender to pay the high taxes levied by the company. Thus they gradually lost their lands. Sheepeyes reacted to what was happening in rural areas, as many of them were peasant and had families living there. Thus this disconnected sprang among the sheepeyes also. यहाँ कहने का मतलब था कि बहुत सारे ऐसे किसान, बहुत सारे ऐसे जमींदार जो कि ग्रामीण यानी रूरल एरिया से बिलोंगिंग थे, वो सक्षम नहीं थे, जो लोन लिया था उस लोन को पे करने के लिए सक्षम नहीं था, जिसके ऊपर बहुत अधिक ब्याज की राशि जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, कंपनी के द्वारा टैक्सेस के रूप में लगाई गई थी। और दे ग्रेजुअली लॉस्ट देयर लैंड, और धीरे धीरे उनसे इस एवज में उनकी जमीनें जो है वो लॉस्ट, खत्म होती जा रही थी, यानी कंपनी अपने आधिपत्य में लेती जा रही थी। और सिपाही जो है वो रिएक्ट करने लगे थे हैपनिंग इन रियल एरियाज, यानी रियल एरियाज के अंदर जो घटनाएं घट रही थी उस पर एक्शन लेने लगे थे सिपाही। एंड मैनी देम वर प्रेजेंट हैड फैमिलीज लिविंग देयर, जो कि वहां पर रह रही थी। दैट इज द डिस्कनेक्टेड स्प्रेड अमंग द सॉफ्ट आल्सो, यानी धीरे धीरे ये आपस में इनका चैनल जो था वो डिस्कनेक्ट हो गया। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो आ रहा है द इंडियन सिपाहीज, यानी इंडियन सिपाहीज का मतलब होता है भारतीय सिपाही, भारतीय सेना।
Indian sepoys in the services of the company's army were unhappy about their pay, allowances, and the condition of service, particular one new rules and the company voluntary religious and the sensibility of beliefs. यानी भारतीय जो सेना यानी भारत के जो जितने भी सिपाही जो थे उनको फोर्स बाय फोर्स, अब उनके पास में गांव में तो कोई सोर्सेस रहा नहीं, तो वहां की पॉपुलेशन भी निकल करके जो ब्रिटिश आर्मी जो थी उसके अंदर जाकर के भर्ती होने लग गए थे। अब भारत के जितने भी जो सिपाही जो कंपनी के यहाँ सर्विस करते थे वो भी खुश नहीं थे, वो ना खुश थे। क्यों? क्योंकि एक तो अपने पेमेंट को लेकर के वो ना खुश थे, उनकी जो कंडीशन थी, उनको जो अलाउंस, उनको जो अधिकार, उनकी जो शक्तियां, उनकी जो सर्विस थी, पर्टिकुलरली जो रियल कंपनी जो थी वो काफी वायलेंट और रिलीजियस थी और वो सुस्टेबिलिटी नहीं थी, यानी उनके उसके अंदर एडजस्टेबल नहीं थी। Many people of the time believed that they crossed the sea, they would lose their religions and the caste. और काफी लोगों को ये महसूस होने लगा कि धीरे धीरे वो क्रॉस्ड कर रहे हैं अपनी सीमा को और अपने धर्म, अपनी कास्ट को भी वो धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। Thus, when in 1824, जब 1824 का समय चल रहा था, the sepoys were told to travel to the Burma by the sea route to fight the behalf of the company, and there they refused to follow the order. उसके बाद में ये इतने परेशान हो गए कि इन्होंने 1824 के अंदर एक ट्रैवल यानी सॉकी वर टोल्ड टू ट्रैवल, एक ट्रैवल एजेंसी जो थी उसको कॉल किया और ये कहा कि वो जो है समुद्री मार्ग से जाते हुए कंपनी के ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, उनको भी वहां रिफ्यूज होना पड़ा। उनको इस चीज की ऑर्डर की सहमति, यानी जो ट्रैवल्स थी वो डर गई थी, उसे सहमति प्राप्त नहीं हुई। Such the people were punished and the company let down our cease service and condition of the new recruits. जब कंपनी को पता लगा कि ऐसा ऐसा सिपाहीज के दिमाग में चल रहा है, ट्रैवल्स कंपनियों को वो मोटिवेट करना चाह रहे हैं, तो उस समय उसने ऐसे कंडीशन और ऐसा सिचुएशन पैदा किया कि वो सभी को उसने पनिश्ड, यानी कंपनी के द्वारा इनको पनिश्ड किया गया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है रेस्पॉन्स टू रिफॉर्म। इस प्रकार की रिफॉर्म में आने के लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सेस थे? आफ्टर द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, दे पास्ड मैनी लॉ टू रिफॉर्म इन इंडिया सोसाइटी। यानी कहता है जब ब्रिटिश की जब स्थापना हुई थी एज ए पॉलिटिकल पावर के अंदर, भारत के अंदर ब्रिटिश सरकार का राजनीति के अंदर जब शक्तियों को छेड़छाड़ करने लगे, तो एक सोसाइटी की, एक कानून की एक ऐसी रिफॉर्म हुई जिसके अंदर लोअर कास्ट टू स्टॉप टू प्रैक्टिस ऑफ सती एंड द एनकरेज ऑफ द रीमैरिज ऑफ विडो। तब जब कानून, अब क्या हुआ कि जो ब्रिटिश जो रूल है वो धीरे धीरे हमारे जो इंडियन जो लॉ है, हमारे जो कानून है उसमें भी छेड़छाड़ी करने लगे। जिसमें पहला जो रूल था नया प्रैक्टिसाइज किया गया था, उसके अंदर का सती प्रथा जो थी, सती जो थी उसको बैन किया गया था और विधवा विवाह को रीमैरिज के लिए एनकरेज किया गया था। सती प्रथा वो होती थी हमारे यहाँ पर भारत के अंदर कि जब कोई राजा किसी युद्ध के दौरान उसकी डेथ हो जाती थी, वो डिफेक्ट हो जाता था, मृत्यु को जब प्राप्त होता था, तो मोस्ट ऑफ राजपूत वंश से संबंधित जो रानियां होती थी वो उनके लिए क्या होता था, जब जिस समय उनकी हस्बैंड की जो बॉडी है उसको बुरियल यानी शमशान ले जा करके उनके अंतिम संस्कार के लिए प्रिपेयर किया जाता था, उस समय उस राजभवन के अंदर जो भी उनका जो राजाओं का जो कोर्ट होता था उसमें एक ऐसा कुंड बनाया जाता था जिसमें आग जलाई हुई होती थी। उसमें नंबर ऑफ रानीज, यानी हमारे इंडियन टेंडेंसी के अंदर एक राजा के कई पत्नियां होती थी और सेना के अंदर जो भी राजपूत जाता था अगर वो उस युद्ध के दौरान मृत्यु को प्राप्त होता था, गोइंग टू डाई, तो उनकी जो वाइफ थी उस जलती हुई आग में जिंदा कूद जाती थी। ये कहलाती थी सती प्रथा और ये नेसेसरी था कि अगर आपके
सॉरी पति की मृत्यु हो गई है तो आपको सती होना है। तो जब ये ब्रिटिश एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पावर के अंदर आया तो इसने सती प्रथा को बैन किया। और पहले अगर कोई लड़ी विडो हो जाती थी, विधवा हो जाती थी, तो उसको दूसरे विवाह की अनुमति नहीं थी। अगर मान लो उनका विवाह चाइल्ड मैरिज था, समझ में आ रहा है, हम बोलते ना चाइल्ड मैरिज, जो छोटे छोटे बच्चों की शादियां हो जाती है जिसको चाइल्ड मैरिज कहते हैं। अगर मान लो बचपन में ही वो लड़की विडो हो जाती थी तो उसको दूसरी शादी करने की कोई अनुमति नहीं थी। तो यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नया नियम और कानून बनाया कि वो रीमैरिज ऑफ विडो, कि विडो को जो है पुनः विवाह के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन एंड द एक्टिविटी प्रमोटेड, और धीरे धीरे हमारे देश के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा, इंग्लिश शिक्षा, इंग्लिश एक्टिविटी को प्रमोट किया गया था। अलाउड द क्रिश्चियन माइनॉरिटीज टू फंक्शन फ्री इन कंपनी डोमेन, धीरे धीरे जो क्रिश्चियंस होते हैं उनको यहाँ कंपनी द्वारा डोमेन किया गया था। मैड द कंजर्व एंड Christianized by the allowing Indians who had they converted to the Christians to continue inheriting property there as a result, and by the introducing the new law in 1850। इस प्रकार क्रिश्चियन समुदाय, ईसाई समुदाय जो है उसका यहाँ एंट्रेस हुआ, उन्होंने यहाँ इंग्लिश शिक्षा को बढ़ावा दिया और उसके बाद में नए 1850 के अंदर नए कानून से हमको इंट्रोड्यूस कराया गया। Thus the population started feeling that their religion, their social custom and their traditional way life were being destroyed। तब लोगों को लगने लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो हमारे शिक्षा, हमारी जितनी भी संस्कृति है, अब तो कानून को भी चेंज कर दिया है। तो लोगों को एक डर, एक भय बन गया कि अब हमारे समाज, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति ये सब खत्म हो जाएगी। Although some social reformer wanted to change access the social property, उस समय कुछ सोशल रिफॉर्मर, सोशल यानी समाज सेविक से संबंधित व्यक्ति जो है वो सामने आए और इस रिफॉर्म को बनाए रखने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। यहाँ से 1857 का जो है आगाज होता है। यहाँ लोगों को सबसे ज्यादा भय जो था वो अपने धर्म, अपनी जाति, अपनी परंपराओं को ताकि धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, इसलिए लोगों ने डिसाइड किया और 1857 में एक क्रांति का आगाज हुआ। आज के लिए इतना काफी है। वी विल बी मीट नेक्स्ट मीटिंग इन सेम चैप्टर्स। आई होप यू, आज आपको बहुत मजा आया होगा, यू आर इंटरेस्टेड दिस चैप्टर्स। वी विल मीट इन नेक्स्ट मीटिंग। ओके, थैंक यू, बाय एवरीबॉडी।